स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या लिखूं के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 के बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विज्ञों माने विद्वानों, कथन माने बात। अब लेखक कह रहा है कि विद्वान लोगों के द्वारा यह बात कही जाती है कि किसी भी निबंध को लिखने से पहले उसका प्रारूप बना लेना चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। अतएव माने इसलिए। अब लेखक कह रहा है इसलिए सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने इस निबंध के लिए इसका प्रारूप बनाना है, रूपरेखा बनानी है, इसकी संरचना बना लेनी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की रूपरेखा कैसी है। लेखक कह रहा है मैं इस दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर, इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में मैं सोच नहीं सकता कि इसका आकार, रूपरेखा कैसी होगी, इसकी संरचना कैसी होगी। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए। लेखक कह रहा है कि निबंध लिखने के बाद मैं उसके सारांश यानी उस निबंध का अर्थ है जो कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख सकता हूँ, परंतु निबंध लिखने के पहले जो उसका सार है अर्थात तो जो उसका अर्थ है उसे 10-5 शब्दों में कैसा लिखा जाए, यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको किस प्रकार लिखूं। क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? क्या लेखक अब कह रहे क्या वास्तव में कि जो हिंदी के सभी बड़े बड़े विद्वान हैं, जो विद्वान लेखक हैं, वह अपने अपने निबंधों की रचना करने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेते हैं? क्या वास्तव में यह सही बात है? क्या ऐसा होता है? एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूं और शीर्षक देने का भार अपने मित्र पर छोड़ देता हूं। अब आगे लेखक कह रहा कि जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं एजी गार्डिनर, वे अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं अपने लेखों का शीर्षक यानी जो उस पाठ का नाम है, पाठ के नाम को देने में, इस पाठ के नाम देने में मुझे बहुत ही कठिनाई, बहुत ही परेशानी होती थी। इसलिए मैं एक लेख लिख रहा था और उसका शीर्षक देने में असमर्थ था। उस शीर्षक को मैं नहीं दे पा रहा था कि इसका क्या पाठ दूं, क्या शीर्षक दूं। इसलिए मैं उस शीर्षक को अपने मित्रों पर छोड़ दिया कि अब मेरे मित्र जो इसे पढ़े वे अपनी इच्छा अनुसार इसका शीर्षक दें। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई न होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। अब आगे लेखक कह रहा है कि जो एजी गार्डिनर साहब थे, उन्होंने अपने इस निबंध में यह भी लिखा कि जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार विलियम शेक्सपियर हैं, उनको भी नाटक लिखने में उतनी परेशानी नहीं हुई जितना नाटकों के नामकरण यानी नाम रखने में हुई होगी। तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे तो यह रूपरेखा तैयार न होगी। लेखक कह रहा है कि एक बार की बात है, जो विलियम शेक्सपियर थे वे एक शीर्षक लिख रहे थे, परंतु उस शीर्षक का नामकरण नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने उस नाटक का नाम रख दिया जैसा तुम चाहो, कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, उसे जैसा इसकी इच्छा है वह वैसा अपना शीर्षक का नाम रख सकता है।
इसलिए मुझे इसकी रूपरेखा बनाने में बहुत परेशानी हो रही है। अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध हो। शैली माने होता है लिखने का तरीका। अब लेखक कह रहा है कि निबंध लिखने में दूसरी बात सबसे मुख्य भूमिका होती है, वो होती है भाषा शैली, यानी किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, कैसी भाषा का प्रयोग किया जाए। लेखक कह रहा कि आचार्य महोदय का कथन है, यानी आचार्य महोदय के द्वारा कही गई बात है कि जो भाषा, जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वो वर्तमान में चल रही भाषा, उसका प्रवाह होना चाहिए, वो सब जगह वह भाषा चलती हो। इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबंध हो। इसके लिए आप जो भाषा का प्रयोग करेंगे, जो वाक्य प्रयोग होंगे वह छोटे छोटे हो सकते हैं परंतु वे एक दूसरे से अच्छी प्रकार संबंधित हों। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। कहीं नमिता और अमिता ने यह न समझ बैठे कि मैं निबंध मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अब लेखक कह रहा है कि मैं छोटे छोटे वाक्य तो बहुत अच्छी प्रकार लिख सकता हूँ क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, परंतु कहीं जो मेरी पुत्री नमिता है और अमिता यह न समझ बैठे कि यह निबंध मोटी अक्ल वालों के लिए लिखा गया, अर्थात जिनकी सोच बुद्धि कम होती है उन लोगों के लिए लिखा गया, कहीं मेरी पुत्रियां ये न समझ लें। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में हो तो समाप्त हो। अब आगे लेखक कह रहा अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए। विद्वता माने विद्वान, ज्ञान कि अपने ज्ञान के प्रदर्शन करने के लिए, ज्ञान को बताने के लिए और मेरे गौरव को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि मेरे जो वाक्य हैं कम से कम आधे पृष्ठ में समाप्त हो जाएं। बाणभट्ट ने कादंबरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्य में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर्य ला देती है। आगे लेखक करा कि बाणभट्ट ने की रचना कादंबरी है। उन्होंने कादंबरी में कुछ ऐसे वाक्य लिखे हैं जिनमें उसकी अस्पष्टता होनी चाहिए, यानी उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यही अस्पष्टता या दुर्बोधता माने गंभीर, कठिनाई, गंभीर माने गंभीर ला देती है कि जो यदि वाक्य में अस्पष्टता न रहेगी, कठिनाई रहेगी तो उसे गंभीर बना देती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझी। अब लेखक करा कि जो संस्कृत के महान कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, श्रीहर्ष जानबूझकर अपनी इच्छा के अनुसार अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां माने पहेलियां डाल दी हैं जो अज्ञों माने अज्ञानियों से न सुलझ सके। वे जानबूझकर अपने काव्य में ऐसे पहेलियां लिख देते हैं, रच देते हैं कि जो कोई अज्ञानी पुरुष होगा तो उस पहेलियों का अर्थ न समझ सके। और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दी है। और अगले कवि सेनापति जिन्होंने अपनी कविता में मूढ़ों के लिए नहीं, मूर्खों के लिए दुर्बोध कर दी है, बहुत ही कठिन कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश निबंध के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए। अब आगे लेखक कह रहा है इसी बात को तो लेकर अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का जो प्रयोग है वे आवश्यक बताया गया है। अब इस स्थिति में क्या किया जाए। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। अब आगे लेखक कह रहा है कि जो अंग्रेजी के निबंधकार हैं उन्होंने एक ऐसे पद्धति को अपनाया, एक ऐसे सिस्टम को अपनाया है कि अंग्रेजी के जो श्रेष्ठ निबंधकार उन्होंने एक ऐसा पद्धति अपनाया, एक ऐसा रास्ता अपनाया, इनके निबंध आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, कि जो ये नियम बनाया है
ये नियम पर जो प्राचीन आचार्य हैं उनकी बातों पर भले यह सिद्ध न होते हों, पर अंग्रेजी साहित्य में इसका बहुत मान सम्मान है। उस पद्धति के जन्मदाता मॉन्टेन समझे जाते हैं। अब लेखक करा कि जो अंग्रेजी साहित्य थे, अंग्रेजी साहित्यकार थे, उन्होंने एक ऐसी पद्धति का निर्माण किया जो वर्तमान के आचार्यों के समझ में से बाहर है, और जो उस पद्धति का जन्मदाता उसे मॉन्टेन नामक एक व्यक्ति को माना जाता है। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। लेखक करा कि जो मॉन्टेन नामक व्यक्ति थे, उन्होंने स्वयं को जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया, यानी अच्छी प्रकार लिख दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह कि वे मन की स्वच्छंद रचना है। आगे लेखक करा कि ऐसे निबंध की यह सबसे मुख्य विशेषता यह होती है कि मन की स्वच्छंद रचनाएं होती, इसमें किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती है। उसमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यानक लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञ गंभीर की तर्कपूर्ण विवेचना। आगे लेखक करा कि ऐसी रचना में न तो कवि की उदारता पूर्वक कल्पना रहती है, न आख्यानक गीतों जैसे लेखक की सूक्ष्म दृष्टि यानी छोटी छोटी विचार करने वाली रचनाएं, और न ही विज्ञों अर्थात विद्वानों की सोच गंभीर तर्कपूर्ण यानी अर्थहीन विवेचना होती है। इसमें लेखक की सच्ची सहन अनुभूति रहती है। इस ऐसी रचना में जो लेखक होता है उसकी सच्ची अनुभूति होती है, उनमें उसके सच्चे भाव के साथ सच्ची अभिव्यक्ति होती है। लेखक कह रहा है कि ऐसी रचना में जो लेखक होता है, कवि होता है, उनके सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, सच्ची वाणी होती है, उनमें उसका उल्लास होता है। उल्लास माने खुशी, और ऐसी रचनाओं में उस व्यक्ति का उसमें खुशी होती है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा होती न कल्पना की महिमा। लेखक का ये रचनाएं उस समय लिखी जाती हैं जब व्यक्ति के अंदर न तो ज्ञान का स्पष्ट प्रमाण होता है न ही कल्पना। ऐसी स्थिति में रचनाएं लिखी जाती है जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं, अपने भाव से ग्रहण करते हैं। इस स्थिति में हम संसार के बारे में देखते हैं और उसे ही अपने भाव के माध्यम से जो समझ में आता है उसे अच्छी प्रकार लिख देते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर भी मैं निबंध न लिख सकूं, पर क्यों न लिखूं, पर मुझे तो निबंध लिखने होंगे। लेखक का इस पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करके क्यों भी मैं न निबंध लिख लूं, परंतु मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 2। पार्ट 3 की वीडियो अगले वीडियो में। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।